यूसीसी बिल को लेकर आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल ध्वनिमत से पास हो गया। इसके साथ आजादी के बाद यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया। यह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था। बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मुहर लगते ही यह बिल कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से इस बिल के बारे में जानते हैं। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल होगी। पुरुष महिला को तलाक देने के समान अधिकार होंगे। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में डिक्लेयर करना जरूरी होगा, यानी कि घोषित करना होगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा के प्रावधान हैं। लिव इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार होगा। ये यूसीसी में उल्लिखित किया गया है। महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं है। अनुसूचित जनजाति को इस दायरे से बाहर रखा गया है। बहुविवाह पर रोक है, यानी कि एक से ज्यादा शादी आप नहीं कर सकते। इस बिल के अनुसार पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, बिना रजिस्ट्रेशन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक होगा। हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होगा। यूसीसी में यह प्रावधान किए गए हैं, जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए भी हैं। बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे, यह भी साफ साफ इसमें उल्लिखित किया गया है। मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी। सीधी सीधी बात इसमें लिखी गई है। धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार आप आचरण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। शादी पंडित और मौलवी ही कराएंगे अपने अपने अनुसार। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बातें हैं, ये महत्वपूर्ण बातें जो इस यूसीसी के प्रावधान में की गई हैं। अब आपको बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह दिन उत्तराखंड के लिए बहुत ही विशेष दिन है। सुनते हैं क्या कुछ कहना है सीएम धामी का, और कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह अग्रवाल भी इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। उत्तराखंड के इतिहास में बहुत ऐतिहासिक और एक काम जो उत्तराखंड की जनता के समक्ष हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया था, जो वायदा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से किया था, वो वायदा आज पूरा हुआ। आज उत्तराखंड राज्य का एक इतिहास बन गया। यहाँ की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता को आज पारित कर दिया और एक कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ गए। जल्द ही ये कानून लागू होगा, जिससे सबको समानता का अधिकार मिलेगा। महिलाओं को सशक्तिकरण भी होगा, उनकी सुरक्षा भी होगी, बच्चों की भी सुरक्षा होगी। जो कुरीतियां हैं वो कुरीतियां समाप्त होंगी। बुजुर्गों को भी उनके जीवन में सुरक्षा मिलेगी, किसी प्रकार की अनहोनी न हो, किसी प्रकार से माता पिता को भी बाद में कष्टों का सामना न करना पड़े, बच्चों को भी न करना पड़े। सभी प्रकार के बेटे बेटियों के सभी प्रकार के प्रावधान समान नागरिक संहिता में किए हैं और सबके समानता के लिए ये कानून भारत के संविधान की मूल भावना के अनुरूप राज्य के अंदर पारित किया गया है, लाया गया है। जल्द ही माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये प्रदेश के अंदर लागू होगा। नहीं, सभी ने सहयोग किया, मैं सबका धन्यवाद दे रहा हूँ। चूंकि एक ऐसा विषय था जिसका विरोध करना आसान नहीं था और मैं कह सकता हूँ ये कि एक समान कानून की जो हम बात कर रहे हैं उसमें सभी जाति, धर्म, वर्ग की हम बात कर रहे हैं। हालांकि भ्रांतियां फैलाने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन अंतोगत्वा जब ये वास्तविकता सामने आई तो सबने सहयोग किया। कब तक इसे लागू होने की? ये राष्ट्रपति जी के पास, पहले राज्यपाल जी के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, तत्पश्चात हम इसको कानूनी शक्ल। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सभी बातें विधानसभा में हुई चर्चा से स्पष्ट हो गई हैं। यह कानून हम किसी के खिलाफ
नहीं लाए हैं। ये कानून बच्चों और मातृशक्ति के हित में है। इस मामले में विपक्षियों के क्या कुछ कहने हैं, आइए जानते हैं। 700-800 पन्नों का दस्तावेज ड्राफ्ट और उसको पढ़ पाना संभव सा नहीं है। पर्याप्त समय विधायकों को मिलना चाहिए था, माननीय विधायकों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था और 2 घंटे में ड्राफ्ट को पेश न करते हुए सीधे बिल को, विधेयक को प्रस्तुत किया गया और 2 घंटे के बाद में चर्चा शुरू हो गई। लेकिन हमने चर्चा में लगातार भाग लिया है, कल भी भाग लिया, आज भी भाग लिया। हमारे माननीय विधायकों द्वारा अपने सुझाव भी दिए गए, आपत्तियां भी दर्ज की गई और जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए भी सरकार से कहा गया। और ये खामियां, ये बदलाव, ये संशोधन का एक ही जरिया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए और प्रवर समिति उसका अध्ययन करने के बाद उस ड्राफ्ट को पुनः सदन में प्रस्तुत करे और तब उसमें चर्चा हो, तब विधेयक का रूप ले सके। देखिए, हमारी बिल्कुल स्पष्ट मान्यता है कि यदि ये विधेयक इतना ही अच्छा है, ये समान नागरिक संहिता का, कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट इतना ही अच्छा है, तो फिर इसको केंद्र सरकार क्यों नहीं पारित कर रही है? सारे देश के अंदर लागू करें। एक छोटे से राज्य में इतना कल्याणकारी विधेयक लाना और उसको लागू करना, ये तो पर्याप्त नहीं है। पूरे देश को क्यों वंचित रखा जा रहा है? और दूसरी बात, यदि आप विभिन्न समुदायों और समूहों के व्यक्तिगत कानूनों में, व्यक्तिगत परंपराओं में जो रीति रिवाज हैं, उनमें राज्यों को हस्तक्षेप करने देंगे और उनको कानून बनाने की इजाजत देंगे, कॉमन सिविल कोड के आड़ में वो उनको लेजिस्लेशन लाने की इजाजत देंगे, तो इसके परिणाम समाज के लिए, देश के लिए चिंताजनक भी हो सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि इसका तो इसके परिणाम भी चिंताजनक हो सकते हैं। और इतना अच्छा ये विधेयक होता तो केंद्र सरकार केंद्र में क्यों नहीं लाती, पूरे देश में क्यों नहीं लागू करती, ऐसा कहना है हरीश रावत का। अब उत्तराखंड में यूसीसी बिल विधानसभा से पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर और मोहर के बाद एक कानून बन जाएगा। इसके बाद अब ये पूरे उत्तराखंड में लागू होगा। खास बातें हमने आपको बता दी हैं। हालांकि विपक्ष कुछ असंतुष्ट जरूर दिख रहा है, यह कह रहा है कि थोड़ा सा और पढ़ने का मौका देना चाहिए था। दूसरी बात यह हो रही है कि अगर इतना ही अच्छा होता तो पूरे देश में लागू हो जाता। ये बातें कही जा रही हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। गौरव मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता, के विश्वदेव राय राजनीतिक विश्लेषक, अनिल सिंह चौहान कांग्रेस प्रवक्ता। तो अभी अनिल सिंह चौहान जी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन हमारे 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा जी बीजेपी प्रवक्ता, के विश्वदेव राय राजनीतिक विश्लेषक। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे के विश्वदेव राय राजनीतिक विश्लेषक। यूसीसी पास हो गया है उत्तराखंड में। भारत का पहला राज्य बना है जो आजादी के बाद, भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है जहां पर यूसीसी बिल पास हो गया है। राज्यपाल की मुहर और हस्ताक्षर के बाद यह कानून भी बन जाएगा। लेकिन इस पर विपक्ष का यह कहना है, उत्तराखंड के जो विपक्ष हैं उनका यह कहना है कि अगर इतना ही बिल अच्छा होता तो इसे केंद्र सरकार लागू कर देती, वहां लाती, केंद्र में लाती, पूरे भारत में लागू कर देती। इसके मायने समझना चाहेंगे। हालांकि यह ध्वनि मत से पारित हुआ है, यह भी एक देखने वाली बात है। जी जी देवेंद्र भाई, इसमें कुछ बातें गौर करने वाली हैं। देखिए, सांकेतिक विरोध जरूर कर रहे हैं विपक्ष वाले, लेकिन केंद्र की में जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं उनसे जब इस विषय में चर्चा करी गई तो उन्होंने बोला हमारा विरोध कुछ मुद्दों पे है, यूसीसी पे। हम पूरा यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, यूसीसी ठीक है, लेकिन आना भी चाहिए, लेकिन एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सभी नागरिकों के लिए। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिन पे उनका विरोध है,
ज्यादातर प्रॉपर्टी वाले जो विल वाला सेक्शन है और प्रॉपर्टी का सक्सेशन का जो है, जो आने वाली पीढ़ियों को जो डेथ के बाद प्रॉपर्टी आगे बढ़ती है, उसके ऊपर कुछ मुद्दों पे उनका विरोध है। यूसीसी, मैं पहले तो बधाई देना चाहूंगा इसको, धामी सरकार को, उत्तराखंड की, वो नंबर 1 आ गए हैं। मतलब बाकी राज्य भाजपा शासित राज्यों में वो नंबर 1 आ गए हैं। योगी सरकार उत्तर प्रदेश की लागू करना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं लागू कर पाई। तो मैं धामी जी को कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक पॉइंट, एक जो कंपटीशन हो रहा है उसमें आगे निकल गए, रेस में आगे निकल गए, उसमें आगे निकल गए। जी, इसमें एक बात जो आपने भी कही कि मैरिज वाला जो सेक्शन है इसमें यूसीसी में, कि 4 शादियां नहीं होनी चाहिए, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न जो हो रहा है उसमें रुकना चाहिए, वो तो नॉर्मल सीक्वेंस में हमेशा से विरोध होता रहा है। बिल्कुल, मुसलमानों को जो 4 शादियों वाला है, मुझे बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिसपे विरोध करेंगे वो लोग खुद। तो इसको देखना पड़ेगा आने वाले समय में कि क्या क्या संशोधन होते हैं। नहीं, अगर जो ये बातें हैं जी राव साहब, अगर ये बातें हैं तो इनमें ये चीजें हैं कि महिलाओं को ये कभी भी इसका विरोध नहीं होगा कि ये पुरुष 4 शादी कर लें। महिलाएं तो बिल्कुल भी चाहेंगी कि हमारा पति जो है वो बटे ना 4 भागों में, ये कहीं शादी हो। ये तो अच्छी बात है उनके लिए। बिल्कुल देवेंद्र भाई, बिल्कुल यही पॉइंट भी है। जब ट्रिपल तलाक वाला विधेयक केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, तब भी यही मुद्दा था। मुस्लिम महिलाएं जो थी वो बड़ा पीड़ित हो रही थी उस बात में। उसमें कई एक ज़कात का मुद्दा है, कई मुद्दे हैं जो उसके शादी ट्रिपल तलाक बोलने के बाद कई चीजें ऐसी आ जाती हैं जिसपे महिलाओं का विरोध था। तो कहीं ना कहीं ये बिल उसी चीज को आगे बढ़ाता है और उन्हीं मुद्दों पे गौर फरमाता है। जी बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज देखने जो विरोध कांग्रेस के हरीश रावत जी ने भी कहा और कई लोगों ने कहा कि ये केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार के पास एक मजबूरी है। केंद्र सरकार चाहती है, जो हम लोगों ने चर्चा भी करी केंद्र के कई वरिष्ठ मंत्रियों से, तो उन्होंने भी कहा कि हम राज्यों से सहमति चाहते हैं, तब हम केंद्र से लागू करें। तो मुझे लगता है एक टेस्टिंग दी वाटर्स की बात होती है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, तो एक टेस्टिंग दी वाटर्स कर लिया जाए कि राज्यों में किस तरह से इसका फीडबैक आ रहा है, तो उस हिसाब से फिर हम आगे इसको केंद्र द्वारा लागू करें। चलिए हम ये बातें हैं अपने बीजेपी प्रवक्ता से। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि जैसा कि अभी हरीश रावत जी ने कहा, गौरव मिश्रा जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है जी? तो हरीश रावत जी ने अभी कहा है कि अगर इतना ही अच्छा है तो केंद्र से लागू कर दीजिए। जी आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जी गौरव मिश्रा जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए शायद आप म्यूट किए हुए हैं जी। चलिए हम अनिल सिंह चौहान जी के पास जाना चाहेंगे। अनिल सिंह चौहान जी, यूसीसी बिल ध्वनि मत से उत्तराखंड की विधानसभा में पास हुआ है, अब कानून भी बन जाएगा हस्ताक्षर के बाद राज्यपाल के, लेकिन विरोध है तो विरोध है। अब तो किसी बात का हमें नहीं लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कुछ ऐतराज होगा, क्योंकि जो चीजें सामने निकल करके आई हैं वो वास्तव में सामाजिक कुरीतियां ही हैं जिनको दूर किया जा रहा है, चाहे हिंदू धर्म में हो या फिर मुस्लिम धर्म की हो। क्या लगता है आपको? देखिए देवेंद्र जी, आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करते हुए मैं एक ही निवेदन करूंगा कि यूसीसी का कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। बस आपकी जो प्रक्रिया है इस देश में आप देखिए, आजादी के बाद से लगातार समय काल और परिस्थिति के हिसाब से संविधान में संशोधन हुए, समाज में जागरूकता लाने का प्रयास हुआ। जो देश छुआछूत, अस्पृश्यता,
सती प्रथा, ऐसी कुप्रथाओं से जूझ रहा था, आज उन सबको लेकर धीरे धीरे कानून बनाए गए। लेकिन मेरा कहना यह है कि प्रक्रिया एक होनी चाहिए। आप उस समाज से भी अभिमत लें, यहाँ सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है। देखिए आदिवासियों में भी कुछ प्रॉपर्टी की ट्रांसपोर्टिंग को लेकर, मतलब जो सक्सेशन होता है प्रॉपर्टी का, उसको लेकर कुछ कानून, उनकी परंपराएं। लेकिन आदिवासियों में अगर जो देखा जाए तो आदिवासियों पे तो यह लागू ही नहीं होता, इसे दूर रखा गया है। निश्चित रूप से मेरा कहना है कि सभी को भी समेटा जा सकता है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रक्रिया को लागू करने के पहले कमिटियां बननी चाहिए, विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, सामाजिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से अभिमत लेना चाहिए। किसी भी कानून को इस देश में थोपा नहीं जाना चाहिए। जब आप सभी समाज की और धर्म विशेष की सहमति भी लेंगे तो उससे मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, जो पारदर्शिता है, और स्वच्छ होकर आएगी। और देवेंद्र जी, मुझे आप पर कोई कहना चाहिए, नियम अगर इंप्लीमेंट करना है, आपको किसी नियम में बांधना है, तो आपकी भी सहमति, अगर आप किसी ऑफिस में भी काम करते हैं तो बनाई जाती है, भैया 10.5 की 10 कर लो, नेगोशिएशन होता है, भैया 11 कर लो। तो एक मेरा कहना है कि उस धर्म विशेष के लोगों को, एक्सपर्ट लोगों से भी राय ली जानी चाहिए, और उसके बाद इस प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट रखा जाना चाहिए। सुझाव आमंत्रित किए जाने चाहिए सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों से। ठीक है, उसके बाद कौन से सुझाव आपको मानने हैं, कौन से नहीं मानने हैं, उसके हिसाब से इसको अपनाना चाहिए। नहीं, लाखों लोगों से सुझाव तो मांगे गए थे, ये केंद्र की सरकार को ही इसको लागू करना चाहिए, कमेटी जो और थी सभी इससे इसी तरह कर। नहीं, लाखों लोगों से सुझाव भी मांगे गए थे। एक्सपर्ट कमेटी थी, वो करीब 72 बैठकें की, चर्चा की। अब इससे ज्यादा क्या? अब आप हमें एक चीज आप समझा दीजिए, गौरव मिश्रा जी, हम आपके पास आ रहे हैं थोड़ी देर में। हमें एक चीज समझाइए कि ये जो 4 विवाह की बात अगर जो होती थी किसी धर्म में, पर्टिकुलर धर्म किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी भी धर्म का, तो इसमें 4 विवाह की जो मान्यता दी गई थी, हमें तो नहीं लगता कि अगर इस पर रोक लगा दी जाए तो कोई दिक्कत होगी। और जो 4 विवाह करने वाले हैं वो तो कभी नहीं कहेंगे, जो 4 बीवियां रखने वाले हैं वो तो कभी नहीं कहेंगे, जो स्त्री को भोग की वस्तु समझते हैं वो तो कभी नहीं कहेंगे कि हाँ ये पाबंद, ये बंदिशें नहीं लगनी चाहिए। वो तो कहेंगे ना कि नहीं, इसमें छूट मिलनी चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है, हमारा पता नहीं क्या क्या कहता है, वो तो कहेंगे ना। देखिए देवेंद्र जी, मेरा ये मानना है कि हर समाज, हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं, और पूरे पुरुष समाज को किसी भी संप्रदाय के कोष देना कि ये तो चाहते हैं 4-4 पत्नियां रखने, मैं समझता हूं ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि वो पुरुष भी किसी का बेटा है। अगर मैं क्षत्रिय समुदाय से आता हूं और क्षत्रियों में कोई गलत परंपरा है कि घूंघट प्रथा होगी, तो मैं भी हो सकता है उसका विरोधी हूं। मैं भी बोलूं कि नहीं भाई, ये साहब गलत है, हमारे धर्म में, हमारे समाज में, हमारे क्षत्रिय वर्ण में ये गलत है, इसको ऐसा नहीं लागू किया जाना चाहिए, महिलाओं को भी अवसर मिलना चाहिए, वो शादी विवाह समारोह में खुलकर हिस्सा लें। तो ऐसा नहीं है देवेंद्र जी, मैं समझता हूं कि अगर और ट्रांसपेरेंसी से और बड़ी जागरूकता लाकर और बृहत स्तर पर इसको पारदर्शिता से सभी के सुझाव लेकर अगर किया जाए तो लोकतंत्र की व्यापकता, लोकतंत्र के मूल्यों को ज्यादा महत्व मिलेगा। दूसरी बात, 4 विवाह या महिलाओं के शोषण का जहां तक सवाल है, तो देखिए देवेंद्र जी, जब अस्पृश्यता को लेकर कानून बन रहे थे तो कुछ ब्राह्मण समाज का एक टुकड़ा, या कहना चाहिए सवर्ण समाज का एक समुदाय, उसका भी था कि नहीं, ये खत्म नहीं होना चाहिए, इस पर सख्त कानून नहीं बनना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जब अस्पृश्यता की बारी आई तो उसपे कई सवर्ण समाज के लोग भी फॉरवर्ड होकर खड़े हुए सामने आए और बोले कि नहीं साहब, इस पर सख्त कानून बनने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज को 2 धाराओं में नहीं बांटना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी समुदायों में ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की परंपराएं जिससे किसी वर्ग विशेष का शोषण होता है, चाहे हमारे माताओं बहनों का हो, चाहे दूसरे किसी वर्ग का हो, तो हर समुदाय में लोग निकल कर आते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब, ये बंद होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि मैं फिर कहूंगा आपसे कि और व्यापक प्रक्रिया अपनानी चाहिए, और निश्चित रूप से इसको पूरे हिंदुस्तान में लागू करने के लिए केंद्र की सरकार को एक बृहत कदम उठाना चाहिए, और इसका दुष्प्रचार भी नहीं करना चाहिए। ऐसे कई महत्वपूर्ण कानून, ऐसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए ऐसे कई समय काल परिस्थिति के हिसाब से कई संशोधन हुए हैं। तो ये कहना कि नहीं साहब, इसके पहले कोई कानून ही नहीं बना जो समाज के हित में हो, देश के हित में हो, मैं समझता हूं ये जो हमारे पुरोधा है उनको, उनका एक अपमान है। हमारे लोकतंत्र के जो बड़े पुरोधा है उनका। बिल्कुल हम आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं गौरव मिश्रा जी। हालांकि और बृहद रूप में इसका जो बैठकें होनी चाहिए थी, ऐसा कहना है कांग्रेस का, और भी ज्यादा लोगों से राय विचार विमर्श करना चाहिए था। शायद इतने लोगों से, जितने लोगों से ये राय विचार विमर्श हुआ है, बैठकें हुई हैं, इससे शायद कांग्रेस अभी संतुष्ट नहीं है। क्या कहेंगे आप?
देखिए, कांग्रेस अतृप्त और असंतुष्ट पार्टी है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। जब जहां पर 4.5 लाख से अधिक लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, जहां पर 76 से ज्यादा बैठकें हुई और तमाम संविधान के विशेषज्ञों से, धार्मिक विशेषज्ञों से इस पर चर्चा हुई और व्यापक चर्चा के बाद एक प्रारूप तैयार हुआ कॉमन सिविल कोड का उत्तराखंड में और उसको प्रस्तुत किया गया और वो स्वीकार किया गया। तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए। वहीं जो असमानता है, वो सीआरपीसी की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन सिविल कोड में जो असमानता है उसको समान रूप से लागू किया जा सके, उस दिशा में ये मील का पत्थर है। देखिए, भारत बहुत विविधताओं से भरा हुआ देश है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग लोक परंपराएं हैं। सबको समाहित करना और सबके साथ एक न्यायोचित कॉमन सिविल कोड तैयार करना, ये अपने आप में आसान चुनौती नहीं है, बहुत कड़ी चुनौती है। और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा संकल्पी है कि इतने महान महान प्रयोजन वो अपने हाथ में ले रहा है, उसको संपादित भी कर रहा है। रही देश में पूरे लागू करने की जहां तक बात है, तो लॉ कमीशन ने पहले ही इस पर राय शुमारी शुरू कर दी है और इस पर बैठकें चल रही हैं और बहुत जल्दी लॉ कमीशन इसकी भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा। तो मुझे लगता है कि व्यापक पैमाने पर देश में भी ये व्यवस्था लागू होगी। और एक जो माइनॉरिटी को लेकर के एक टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया था इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो भी वोट बैंक की राजनीति के चलते एक मुस्लिम समाज में एक ऐसी ऐसी प्रथाओं का समर्थन किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बताइए, 3 तलाक, तलाके बिद्दत, तलाके हसन, तलाके अहसन, ये तमाम जो कुरीतियां ये खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? विरासत में जो खामियां थी वो दूर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एडॉप्शन का जो मामला है, क्या महिलाएं एडॉप्शन ले सकती है या नहीं ले सकती है? लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के एक नैतिक, एक प्रकार से सर्वसामान्य व्यवस्था बने, उस दिशा में समाज को आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? ये तमाम विषयों पर इस कॉमन सिविल कोड में जो उत्तराखंड में प्रस्तुत हुआ है, इसको समाहित किया गया है। इसको विस्तार से अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना को केंद्र में रख करके ये विधान बनाया गया है और आने वाले समय में इसका बड़ा सकारात्मक परिणाम भी दिखेगा और सबके साथ न्याय दिखेगा, चाहे वो माताएं हो, बहनें हो, बेटियां हो या फिर पुरुष ही क्यों ना हो, सबके साथ एक समान वितरण दिखेगा कानून का, व्यवस्था का। और जहां तक हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, इक्वालिटी का अधिकार होना चाहिए, तो उसका अनुपालन भी हो रहा है इस कॉमन सिविल कोड से। और ये भारतीय जनता पार्टी का ये परम लक्ष्य है और इसको भारतीय जनता पार्टी पूर्ण करेगी और देशव्यापी स्तर पर पूर्ण करेगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। ये आश्वासन भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास। राव साहब, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सवाल यहां पर है कि वैध और अवैध संतानों को समान अधिकार मिलेगा, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप को घोषित करना जरूरी हो गया, तो एक तरह से तो यह वैध ही हो गया ना कि रिलेशनशिप को अगर जो आप घोषित करते हैं तो ये वैध हो गया, उनसे उत्पन्न संतानों को भी अधिकार मिलेगा। लेकिन और अवैध संतानों में और क्या कहा जा सकता है, ये हम आप ऐसे समझना चाहेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के उत्पन्न संतानों को तो समान अधिकार मिल गया, अब वो घोषित हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया है उसका, तो एक तरह से वो तो वैध हो गए संतान। अब अवैध वाली चीजें हम समझना चाहेंगे कि इसके बाद भी इसमें यह लिखा गया है कि अवैध और वैध संतानों को समान अधिकार मिलेगा, यह समझना चाहेंगे हम आपसे। देवेंद्र भाई, इसमें कुछ चीजें पहले तो भारत की संस्कृति के हिसाब से देख लें तो पश्चिमी देश को देखते हुए आजकल जो चलन बढ़ गया है लिव इन रिलेशनशिप का, मेट्रो शहरों में ज्यादातर ये प्रचलित है, छोटे शहरों में भी आने लगा है ये चीजें। तो इस बात को रोकने और इस बात को एक अमली जामा पहनाने के लिए ये कानून लाया गया है। इसमें बहुत सी हम लोग ने पिछले कई 2-3 वर्षों में देखा है कि भाई ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में किसी जो आदमी है उसने मार के फेंक दिया उसको, या सूटकेस में बंद करके लाश रख दी, और इस तरह की घटनाएं हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो इस चीज को गंभीरता से लेते हुए लिव इन रिलेशनशिप का एक रजिस्ट्रेशन बहुत अनिवार्य हो गया था आज के जमाने में। आपने जहां तक बात करी वैध और अवैध संतानों की, तो ये तो एक बड़ा ही विचित्र और विघटनकारी स्थिति हो गई है भारत में कि वैध संतानें जो शादी के थ्रू होती थी, जो हमारा एक
संस्कार और संस्कृति चाहे वो किसी भी धर्म में हो, ये हमारी वैध संतानों को मिलता था। लेकिन अवैध संतानें आजकल के पिछले एक दशक के चलन में देखते आ रहे हैं हम लोग कि अवैध संतानें कोई ना कोई पुरुष एक संबंध रख लेता था, या कोई महिला भी इसी जी अवैध संबंध रख लेता था, या कोई महिला भी इसी तरह का कोई काम कर देती थी। तो ये चीजों को एक अवैध संतान को भी एक हक मिलना चाहिए। जो हम उत्तराखंड के परिवेश में देखें तो एक हमारे बहुत वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे, उनके ऊपर भी आरोप लगा था, उनके बेटे को भी को केस करना पड़ा था, अपने अवैध जो संतान थी उसकी उसको केस करना पड़ा था। ये बहुत प्रसिद्ध केस है। ऐसे ही कई केस कई राजनेताओं के ऊपर भी हुए हैं, कई बहुत बड़े बड़े लोगों के ऊपर हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये एक प्रक्रिया है जिसे भारत को अपने ऊपर अमल कर लेना चाहिए कि वैध और अवैध संतानों को कम से कम हक के बारे में जी एक तो इसमें तो व्यवस्था होगा ये कि समान अधिकार है। अगर जो उत्तराखंड में ऐसी बातें होती हैं तो समान अधिकार होगा। लेकिन एक चीज और समझना चाहेंगे हम आपसे कि अगर जो पुरुष के विवाहेतर संबंध होते हैं उससे अवैध संतान उत्पन्न होती है, अगर तो उसकी जो संतान है पिता के धन में समान अधिकार होगा, यानी कि उनकी संपत्ति में समान अधिकार होगा। अगर महिला अवैध संबंध रखती है, शादीशुदा महिला विवाहेतर संबंध रखती है और संतान उत्पन्न होती है, तो उसमें उस उत्पन्न जो संतान है उसका अधिकार किसकी संपत्ति पे होगा? पिता के, जो कि लीगल है या फिर इलीगल है, बायोलॉजिकल फादर या फिर? बात में मैं कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी एक बात कही थी चौहान साहब ने कि महिलाएं के बारे में एक बात कही थी। मैं उसमें भी उनको कहना चाहूंगा कि देखिए आज के जमाने में महिला और पुरुष को बराबरी का हकदार मिलना चाहिए। कानून में जो पहले जो फैमिली कोर्ट का जो फैमिली लॉ था उसमें महिलाओं के बिल्कुल ही पक्ष में था, और यूसीसी में भी कहीं ना कहीं महिलाओं का ही पक्ष रखा गया है, पुरुषों का पक्ष नहीं रखा गया है पूरी तरीके से। जो आपने बात उठाई ये बिल्कुल ही सही है कि महिलाएं भी उसी तरह के कृत्य कर सकती हैं जैसे पुरुष कर सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। और जहां तक आपने हक की बात करी कि महिला का जो बच्चा अगर होगा, जैसे पुरुष के बच्चे को हक मिलने की बात कर रहे हैं, तो महिला के बच्चे को भी हक मिलना चाहिए। ये यूसीसी में आगे आने वाले समय में संशोधन करना पड़ेगा सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाएगा। मैं कई ऐसे पुरुष संगठनों को जानता हूं जो आपने ये कानून सुना होगा 498A, ये बहुत ही विघटित कानून है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कम से कम पुरुष और उसके परिवार को, उसके माँ बाप को, बुजुर्ग माँ बाप को जेल नहीं होती है आज। कम से कम एक आईओ अपॉइंट होता है, इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है जो जांच करता है, उसके बाद कार्रवाई करता है। वरना पहले के जमाने में देवेंद्र भाई हम लोग देख चुके हैं कि 10-10 साल डाउरी केस में जेल हो जाती थी और बेल ही नहीं मिलती थी बुजुर्ग 60-60, 65 साल के माँ बाप को। तो इसमें जरूर देखना पड़ेगा सरकार को कि यूसीसी आने वाले समय में क्या संशोधन कर सकते हैं। जी ठीक है। चौधरी साहब हम आपके पास आना चाहेंगे, माफ कीजिएगा अनिल सिंह चौहान जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि अवैध और वैध संतानों की जहां तक बात है संपत्ति में समान अधिकार होगा, तो किसकी संपत्ति में समान अधिकार इसमें इस व्यवस्था में की गई है, यूसीसी में की गई है? विवाहेतर संबंध है अगर देखिए जी मैंने यूसीसी का अभी तक अध्ययन नहीं किया है कि ये उत्तराखंड में कौन सी यूसीसी लाए। मैं इसी बात के कारण कह रहा था, मैं समझता हूं, मैं भी एक अधिवक्ता हूं, और बहुत अच्छी बात राव साहब यहाँ कह रहे हैं कि बहुत से कानून ऐसे हैं जो देश काल और परिस्थिति के अनुसार सुधारना चाहिए। जैसे 498 जब बना उसकी एक अपनी प्रासंगिकता थी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, उस धारा का दुरुपयोग हो रहा है। उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से गिरफ्तारियों पर रोक लगाई, काउंसलिंग का पार्ट उन्होंने ऐड किया कि काउंसलिंग होनी चाहिए, सीधे अपराध
दर्ज करके उनको जेल नहीं भेजना है। तो देखिए, समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार कानून में संशोधन भी होना चाहिए और उसका राजनीतिक दुरुपयोग भी होना चाहिए। और देवेंद्र जी, मैं फिर अपनी बात पर कायम हूं कि अगर देवेंद्र जी राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से उनको लिखवाने के लिए हमको उनको भी कन्विंस करना चाहिए कि साहब आपको लेफ्ट हैंड से लिखना है, या आप राइट हैंड से गलत लिखते हैं। या मेरा कहना है जिस धर्म में कुप्रथाएं हैं, गलत है, महिलाओं का शोषण हो रहा है उनके कानून के अनुसार, उनको भी इस बात के लिए उनको तैयार करना चाहिए, साहब ये तो गलत है। और मैं समझता हूं कि वो समाज भी समझेगा, उस समाज के विद्वान लोग समझेंगे कि निश्चित रूप से चीज गलत हो रही है, महिलाओं का शोषण हो रहा है या किसी और का शोषण हो रहा है, या ये कहीं ना कहीं हमारे समाज पर एक धब्बा है ये कानून, जैसे 3 तलाक और बहुत से विषय हैं। बस उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका मैं चाह रहा हूं कि मेरा व्यक्तिगत और पार्टी के हिसाब से भी हमारी सिर्फ राय ये है, वो भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। बहुत सी बैठकें हुई, बहुत सी चीजें हुई, विपक्ष को भी विश्वास में लेना चाहिए। मेरा मानना है कि जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिस तरह से उन कमियों को बताना चाहिए, साहब ये कानून पेपर में भी पब्लिश करना चाहिए, उस पर सुझाव मांगना चाहिए। राव साहब जैसे विद्वान लोग हैं, आप वरिष्ठ पत्रकारों का भी सुझाव मांगना चाहिए, और उसके बाद उस कानून को सबको पढ़ने को देना चाहिए जो प्रस्तावित है, उस पर दावा आपत्ति होना चाहिए, और उसके बाद उसको विधिवत ढंग से, सरकार को पावर है, जिसके पास बहुमत है तो लागू कर ही सकता है, वो उसको लागू करे उसके बाद। लेकिन मेरा कहना है कि लोकतंत्र के मूल्य भी जीवित रहे और कानून अच्छे बनने चाहिए, किसी भी वर्ग का शोषण नहीं होना चाहिए, स्पेशली महिलाओं के लिए। लगातार मैं फिर कहूंगा आपको कि देश की आजादी के बाद से अभी तक बहुत से कानून बने। हमारे छत्तीसगढ़ में टोनी एक्ट बना, आप देखिए, तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी टोनी एक्ट की। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाओं को सुरक्षा और उनके संवर्धन के लिए हम कानून बनाते आए हैं। उसी तरह जैसे आप अवैध संतान का मुद्दा उठा रहे हैं, उस विषय पर भी गंभीर कानून बनाने की जरूरत है। और कहां अगर महिला वर्ग में भी उस नहीं, हम बीजेपी प्रवक्ता से यह समझना चाहेंगे इस बात को कि क्या इसमें व्यवस्था की गई है क्या, या फिर इसे संशोधित करके इसमें कुछ और व्यवस्थाएं करनी होंगी। गौरव मिश्रा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। जी देवेंद्र जी, हमारा सवाल यही है कि अवैध संतानों को संपत्ति में समान अधिकार है, पिता की संपत्ति में, बायोलॉजिकल पिता के संपत्ति में समान अधिकार होगा, या फिर जो पिता हैं उनके संपत्ति में समान अधिकार होगा? देखिए, स्वाभाविक है, मैं तो अभी इसके सारे प्रावधानों को पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी संतान होगी, उन संतान उनके माता पिता जो होंगे, जो बायोलॉजिकल माता पिता होंगे, उनकी संपत्ति में उसका समान अधिकार होगा, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। लेकिन यदि किसी का विवाहेतर अवैध संबंध, तो पहले तो वो विवाह ही वैध नहीं रह जाएगा, अब वो विवाह भी वैध नहीं रह जाएगा और वो तलाक का अधिकारी हो जाएगा। और तलाक का भी प्रावधान सभी धर्मावलंबियों के लिए एक समान होगा, वो कानूनी रूप से होगा, चाहे विवाह किसी भी पद्धति से करें, लेकिन उनको डाइवोर्स जो है वो कानून के माध्यम से ही लेना पड़ेगा। तो जिसको आप अवैध संतान कह रहे हैं वो वैध मानी जाएगी, बायोलॉजिकली वैध मानी जाएगी, और समान रूप से बायोलॉजिकली जो पेरेंट है उनके संपत्ति में उनका समान अधिकार होगा। इसमें मुझे लगता है कि संशय नहीं। जी, ठीक है। अनिल सिंह चौहान जी कुछ हो जाएंगे। जी, अनिल सिंह चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी इस मामले में व्यवस्था दी है कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उन दोनों की संपत्ति पर, माँ के भी और पिता के भी, जिसके पास भी प्रॉपर्टी है, उस संतान को अधिकार पाना है उस संपत्ति पे। ये कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने कई अपने निर्णयों से स्पष्ट किया, जहां तक मैंने पढ़ा है, कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, चाहे माँ सक्षम हो या पिता, वो जो बच्चा है उसकी कोई गलती नहीं है और वो दोनों से अधिकार प्राप्त कर सकता है। ये बात तो पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर की है। और जो कहना चाहिए पिता, मतलब मैरिज आफ्टर मैरिज, वो बायोलॉजिकल फादर नहीं है लेकिन है मैरिज के हिसाब से, समाज की मान्यताओं के हिसाब से, वो इस मामले में कह भी सकता है कि मेरी पत्नी ने गलत किया। ऐसे कई हमने केसेस देखे हैं। वो कह सकता है कि यह संतान मेरे मतलब संपत्ति की उत्तराधिकारी। इस तरह की चीजें हमने कई मामलों में देखी हैं। और मेरा मानना यह है कि इसमें गहनता से अध्ययन करके इस पर बहुत गंभीर कानून बनाने की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। और दुखद यह है कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे प्रवक्ता ने भी इस कानून को नहीं पढ़ा है। यही चीज मैं शुरू से कह रहा हूं कि सारे लोगों को, सारे विशेषज्ञों को इस विषय को पढ़ने देना था, उस पर दावा आपत्ति का अवसर देना था, और उसके बाद सभी की जानकारी के बाद इस कानून को लागू करना था। छिपाने जैसी कौन सी बात है साहब? हम तो कोई भी सरकार वो तो यही करती है ना कि जो
जो सबके हित में हो वही कानून बनाती है, तो उसको सभी को पढ़ने का अवसर देना चाहिए, सभी तक पहुंच उसकी उपलब्ध हो, इसको सुनिश्चित करना चाहिए, उसके बाद इसको कानून का रूप देना चाहिए। चलिए ठीक है। राव साहब, एक अंतिम सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे कि जैसे कि वैध और अवैध संतानों के बारे में भी ये चीजें यूसीसी में आ गई कि उनकी संपत्ति में अधिकार होगा, जो लिव इन रिलेशनशिप है इसको भी घोषित करना होगा। तो एक तरह से ये देखा जा सकता है कि ये लिव इन रिलेशनशिप, अवैध संतान, ये भारतीय संस्कृति के तो हिस्सा नहीं थे, लेकिन जी देवेंद्र भाई बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यही बात तो मैंने पहले भी कही, हम लोग की पश्चिमी व्यवस्था को हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी भारत की संस्कृति क्या कहती है। हमारे भारत में कभी ऐसा नहीं होता था कि भाई लिव इन रिलेशनशिप या परिवार से अलग। आज भी कई ऐसे वाक्य हुए हैं कि इंटरकास्ट मैरिज हुई है तो एक कास्ट ने उसको, उस लड़का या लड़की को ही बेदखल कर दिया है। ऑनर किलिंग बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, ये हम लोग देखते चले आ रहे हैं। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिएगा। और मैं अनिल भाई और गौरव मिश्रा जी को भी बोलूंगा कि एक यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसको अगली बार पढ़ के हम लोग बेहतर चर्चा कर पाएंगे जी। ये बिल्कुल सही बात कही है जॉन साहब ने। गौरव भाई आपको भी पढ़ना चाहिए बिल, और बहुत अध्ययन करना चाहिए गहन, क्योंकि हम लोग ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आने वाले समय में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी भारत के फ्यूचर के लिए हिसाब से जी। अब समय इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में यूसीसी बिल जो है वो पास हो गया है और राज्यपाल के हस्ताक्षर और मोहर के बाद ये कानून बन जाएगा, कानून का रूप ले लेगा और उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया, उत्तराखंड ऐसा देश का पहला राज्य बन गया आजादी के बाद जिसने यूसीसी को कानून का अमली जामा पहनाया है। और इसमें तमाम कुरीतियों पर भी चर्चा की गई है और इन तमाम कुरीतियों को समाप्त करने की इसमें कोशिश की गई है। लेकिन एक चीज जो खटकती है वो ये कि थोड़ी सी इसमें भारतीय संस्कृति को किनारे करते हुए पाश्चात्य संस्कृति को स्थान दिया गया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।